अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ा रिलीफ इसका ऐलान किया गया। हमने देखा कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कौम के लिए ये ऐलान किया कि आने वाले दिनों में और ख़ासकर ये जो अगस्त का बिल है इसको माफ़ किया है उन सैलाबी मुतासरीन के लिए जो कि इस फ्लड से हम देख रहे हैं कि बराह रास्त मुतासर हुए और उनके बहुत सारे नुकसानात हुए, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि उनके नुकसानात का अज़ाला तो नहीं हो सकता लेकिन कोई ना कोई रिलीफ जो है उनके काम ज़रूर आ सकता है। तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक बड़ा इक़दाम लिया और एक बड़ा कदम उठाया और सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल जो है वो माफ़ किए। आज इसके हवाले से इसका कल जो है ऐलान किया गया और हमने देखा कि जो अगस्त के बिल हैं जो लोग जमा करवा चुके हैं उनको भी जो है वो नेक्स्ट मंथ में ये वापस आ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पे इनिशिएटिव लिया गया और ख़ासकर ये आइडिया ये था कि उनको ख़ासकर जो सैलाबी मुतासरीन हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनके किसी ना किसी जो एक नुकसान है उसका अज़ाला किया जाए। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट सर्विसेज के हवाले से इसकी फराहमी के लिए लाइसेंसिंग का आगाज़ कर दिया गया है। अब वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं और लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक आसानी हम कह सकते हैं कि हुई है और गवर्नमेंट की जानिब से ये फाइनली हम कह सकते हैं वर्चुअल एसेट सर्विस का लाइसेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब आपके लिए एक डोर्स ओपन हो गए और बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ न्यू भी ओपन हो गई जो कि इस लाइसेंस को लेना चाहते हैं और ये बिजनेसेस में आना चाहते हैं। खासकर आपको MPC के हवाले से बताएं यानी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 11% पे ही मुस्तहकम रखा है यानी कि स्टेटस को रखा है, कोई जो है वो चेंजेस नहीं किए हैं। एक अनचेंज मूव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ली गई है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें खासकर बिजनेसेस के हवाले से देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से देखें, इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही हम कह सकते हैं आइडियली मूव किया और ख़ासकर थोड़ा सा इस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ देखा कि आने वाले दिनों में अब फ्लड आ चुका है। अब अगर हम देखें तो सप्लाई एंड डिमांड का जो एक इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा जो है वो आ चुका है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज की जो एक हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अनचेंज रखा और इस चीज़ को भी मेक श्योर किया कि आने वाले दिनों में कोई इन्फ्लेशन का मे भी शूट ना कर जाए या उसके कोई इम्पैक्ट ना हो कि अभी हम कमी करें तो आने वाले दिनों में इसको बढ़ाना ना पड़ जाए। तो ये चीज़ों को देखते हुए बड़ी एक मैच्योरिटी का हम कह सकते हैं कदम आज लिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और मोर और लेस जो हमारे पास जो नंबर है इंटरेस्ट रेट है वो 11% के अराउंड दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा एक वक्त था कि ये 22% पे था, लेकिन जब से ये कम होना शुरू हुआ है तो आई थिंक कि एक भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक भी कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई कि जिसके अंदर ये जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई गई हो यानी कि उसको जो है वो रिलैक्स किया गया हो, टाइटनिंग किया गया हो। तो अब हम रिलैक्सेशन की तरफ हैं लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब जब इन्फ्लेशन के नंबर्स सिंगल डिजिट तो आ चुके हैं लेकिन बढ़ने के खतरात भी होते हैं तो उस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पे वो अनचेंज रखते हैं। तो आज की ये एक हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है। साथ साथ हम पाकिस्तान और ईरान के हवाले से आपको खबर दें कि तकरीबन 10 अरब डॉलर के तजारती हदफ का अदम किया गया है। ख़ासकर ये इस हम कह सकते हैं कि बायलैटरल ट्रेड के अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे पास ये एक न्यू एवेन्यू खुल जाते हैं यानी कि हम बार्टर ट्रेड करते आ रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर ट्रेड करते आ रहे हैं और मजीद अगर ये एक 10 बिलियन डॉलर्स की हो जाती है ट्रेड तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि हमारे लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की मईशत में मॉनेटरी पॉलिसी का किरदार अफरात ज़र को कंट्रोल करने, शरह नमू को मतवाज़न रखने, सरमायाकारी को सहारा देने और रुपए के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में कलीदी है। मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का इजलास मुल्की मईशत के लिए निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें तय किए जाने वाले फैसले बराह रास्त शरह सूद, सरमायाकारी, अफरात ज़र और अवामी फलाह पर असर अंदाज होते हैं। मौजूदा हालात में वतन अजीज हालिया सैलाब के नतीजे में संगीन चैलेंजेस से नबर्द आजमा है जिसके बायस मॉनेटरी पॉलिसी के किरदार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट को 11% पर बरकरार रखा गया था ताकि तवानाई की कीमतों में इजाफे और अफरात ज़र के दबाव को काबू में रखा जा सके। अगर पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा रखा जाए तो कर्ज गिरी और सरमायाकारी मुतासर होती है जबकि बहुत कम रखने से अफरात ज़र काबू से बाहर हो सकता है। इसलिए शरह सूद का तवाज़ुन कायम रखना लाजमी है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पस मंजर में
में MPC का मोहतात रवैया मुल्की मईशत को गैर यकीनी हालात से बचाने के लिए नागुज़ीर है। मौजूदा हालात में इस हवाले से मोहतात और दूरअंदेश फैसला साजी मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन होगी। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शम्सुल इस्लाम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। सबसे पहले शम्स साहब ये बताइए कि ख़ास कर मॉनेटरी पॉलिसी की एक आज मीटिंग के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अनचेंज रखा गया है, ख़ास कर 11% पे इंटैक्ट रखा गया है पॉलिसी रेट। क्या कहेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है? और ख़ास कर हम देख रहे हैं कि जब फ्लड की सूरत हाल है और डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ भी गवर्नमेंट की जानिब से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी मिसहैप ना हो, तो उसको भी थोड़ा सा कटेल रखा जाए। शुक्रिया नताशा। देखें, आपको पता है कि एमपीसी का जो रोल है वो बुनियादी तौर पे ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और रुपए को मजबूत रखना, ताकि जो एक्सटर्नल शॉक से करेंसी डिवैल्यू होती थी वो ना हो सके। और अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त में इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा है। स्टेट बैंक के भी ये बताया है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा, और साथ ही रुपए पे ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब रुपया अप्रिशिएट कर रहा है और आज भी अराउंड 280 152 पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है कि बड़ी हद तक स्टेट बैंक की मॉनेटरी एमपीसी ने बड़े हद तक कंट्रोल किया और इफेक्टिवली काम किया। लेकिन इस वक्त जो आज इसका जो रेट को कम नहीं किया गया और अनचेंज रखा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कुछ फ्यूचर्स पे एप्रीहेंशंस देखी हैं, कुछ रिपोर्ट देखी हैं कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और उसकी मेन वजह आपको पता है कि जो सितंबर फर्स्ट में आपने देखा कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की क्रॉप्स का डैमेज होने का बताया कि 70% 60% तक राइस की क्रॉप डैमेज हो जाएगी, 30% शुगर केन की, इसी तरह से कॉटन की क्रॉप का। वो उन्होंने अपने एप्रीहेंशंस का इजहार किया। लेकिन बाद में आपने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने भी इसमें बाकायदा ब्रीफ किया कि ये एक नंबर जैसे थे जिसको एग्जेजरेट करके इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। हालांकि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसमें नो डाउट इंसानी जानों को नुकसान हुआ, उनकी अमलाक को नुकसान हुआ, उनके घर जो है वो बर्बाद हो गए, उनके जो एनिमल्स थे उस पर फ़र्क पड़ा। लेकिन साथ ही जो आपका फ्लड आता है वो एक सदियों से एक रूट पे चलता है और उस पे ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर नहीं होती। ज़्यादातर वो एरियाज होते हैं जैसे अलीपुर, सीतपुर, मुजफ्फरगढ़ या साउथ पंजाब का एरिया देखें। हाँ, इस दफ़ा कुछ सैलाब की शिद्दत ने सेंट्रल पंजाब में भी असर दिखाया, लेकिन ओवरऑल जो क्रॉप का जो पंजाब की नंबर्स आए हैं, उन्होंने राइस को, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने 60 से 70% प्रोजेक्ट किया था डैमेज हो गया, वो 10% के करीब आपकी डैमेज हुई है क्रॉप। तो इसका मतलब है कि जो ये खबरें फैलाई गई थी एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर, ताकि होर्डिंग जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले आगे बढ़े, और उन्होंने गंदम की कीमतों को भी बढ़ा के 4200 तक पहुँचाया। मकई की कीमत जो 24-2500 की थी उसको बढ़ाकर 4300 तक पहुंचा दिया। लेकिन अब आप देखें कि जैसे जैसे सैलाब की सूरत हाल जो है वो नीचे आ रही है और पंजाब से वो गुजर चुका है, तो अब कीमतें ना सिर्फ मकई की कम होना शुरू हुई, गंदम जी की जी कम जी। हुई। और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ा बर वक्त उसके ऊपर इक़दाम किया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज थे उन पर क्रैक डाउन किया, और वो पोल्ट्री फीड जो वीट को होल्ड कर रही थी, पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने का मकसद जाहिर करके, लेकिन होर्डिंग बहुत ज़्यादा करी थी, वो वापस मार्केट में आई और कीमतें कम हुई। अच्छा तो शम्स साहब, मैं जब हमने देखा कि इन्फ्लेशन को इंटैक्ट रखने के लिए टाइमली क्रैकडाउन्स किए गए, टाइमली जो रिक्वायर्ड इनिशिएटिव्स थे वो गवर्नमेंट की जानिब से, और आपने जिक्र किया पंजाब गवर्नमेंट का भी, तो सीएम साहिबा ने भी टाइमली डिसीजंस लिए। लेकिन एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बड़ी एक मैच्योरिटी का इकदाम लिया गया, आज स्टेटस को रखा गया। तो आप समझते हैं नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या हमारे पास डोर्स ओपन हो जाते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब आपको याद होगा कि थोड़ा सा एक ग्लोबली पॉलिटिकल थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी थी, तो उस वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए जो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रखा था। तो हम 11% पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टक हो गए। हमारे लिए क्या मुश्किल है सिंगल डिजिट में जाना, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी भी डिमांड कर रही है, और अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन और इसका गैप देखा जाए तो हमारे पास इतनी गुंजाइश तो है कि हम 9 या 8 पे आराम से इंटरेस्ट रेट पे जा सकते हैं। देखिए जी, आपकी जिस वक्त आज का जो डिसीजन है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ा ओवर कॉशियस रिएक्ट किया है और उसके जी ऊपर एप्रीहेंशंस की बेस पे उसको रेट को नीचे रखा है। आपको पता है कि सैलाब के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, लोग बेघर हो जाते हैं। आपकी जो गुर्बत की जो लकीर है वो 44% से बढ़कर 50% तक हो चुकी है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी बुनियादी मकसद होता है कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली एक्टिविटीज को आगे ले जाए। स्टेबिलिटी हम अचीव कर चुके, अब ग्रोथ की तरफ आना था। और आज हम सब ये देख रहे थे कि आज इंटरेस्ट रेट में कम अज कम 50 से 100 बेसिस पॉइंट पे कमी आएगी, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइज किया। अब आइंदा जो है इंटरेस्ट रेट की कमी यकीनन होगी, क्योंकि रुपया भी आपका अप्रिशिएट कर गया है, आपका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, और जो सितंबर के नंबर्स को उन्होंने एप्रीहेंड किया है कि बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के, वो कम होंगे। क्योंकि लास्ट वीक आप इन्फ्लेशन देखें तो उसमें भी डिक्लाइन आया है, जो सेंसिटिव प्राइस जी इंक्रीज हो जी गया जी। था। तो करेक्शन के जरिए इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, वो एक इंजीनियर्ड है, जिसमें आपने एक तरफ से होर्डिंग करते हैं अनासिर जो एसेंशियल स्टेपल्स फूड है, दूसरी तरफ आपका कॉस्ट ड्रिवन है कि कॉस्ट बढ़ चुकी है इंडस्ट्री की, उस वजह से कीमतें बढ़ती हैं। तो आपके पास अब एक नेक्स्ट जो पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, और यकीनन कम होगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व भी 17 सितंबर को इंटरेस्ट रेट कम करेगी। हो सकता है कि 0.25% जी से जी लेके जी। 0.5%, लेकिन 0.25% तो कमी होगी। ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जब टैरिफ लग गया, एक्सपोर्ट यूएसए को होती हैं, तो वो 19% टैरिफ का इजाफा जो आया है, उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टेट बैंक को राइट। एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी किरदार अदा करना है। और वो जब बट आपके पास सर्टेनली एक एनर्जी का वी आर वेरी लो, वी आर वेरी चीप इन द ऑल द रीजन। अगर थोड़ा सा बात करें तो यू आर वेरी राइट कि 19% का टैरिफ तो है, लेकिन ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा एक एज देती है कि यहाँ पर 19% हमारे लिए पूरे रीजन में सबसे कम है। अच्छा शम्स साहब, एक और चीज़ आपने सैलाब मुतासरीन का भी जिक्र किया। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव जो कि बिजली के बिल माफ़ किए गए उन मुतासरा इलाकों के लोगों के लिए, जो कि वाकई हम कह सकते हैं कि उनके नुकसान का अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए रिलीफ ज़रूर दे सकते हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, कितना इंपॉर्टेंट था? और जब ये गुड न्यूज़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि कुछ तो हम रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट रखें, और जो एक एक अफरा तफरी की जो सूरत हाल थी उसमें कुछ कमी आएगी। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात हैं उसके हिसाब से स्टेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है बिजली के बिल माफ़ करने का, एक ऐसा इकदाम है। यकीनन उनको जो है जो बोझ था, जो स्पेशली एग्रेरियन एरिया के लोग जहाँ पे सैलाब आया, राइट। तो उनको थोड़ा सा उनको रिलीफ पहुंचेगा। लेकिन ये एक पहला इकदाम आपके सामने आया है। अभी हमने आगे भी आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट हमारी जो है वो अनाउंस करेगी, क्योंकि हमें इस वक्त हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, एकदम से आप बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं कर सकते। तो बिट्स एंड पीसेस में ये आएगा, और उससे ना सिर्फ ये होगा कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, कि जब आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट पंप करते हैं इकोनॉमी में तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। फिर इसको देखते हुए ये इकदाम किए जा रहे हैं कि आइंदा का रिलीफ उनको दिया जाए, घर बनाने का भी होगा, और बल्कि ये भी होना चाहिए कि आलमी फोरम पे जाके, यूनाइटेड नेशन और दीगर फोरम पे जाके आपको एक ऐसे प्लान के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान इतना नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान में असर दिखा रहा है, और ख़ास तौर पे खसूसन तौर पे राइट। पाकिस्तान में दिखा रहा है, उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है। हमारी कार्बन इमिशन जो है वो लेस देन 1%, अराउंड 0.6% होती है। और इस वक्त टेम्परेचर आपका जो है पहले 0.5% बढ़ता था सेंटीग्रेड, अब वो 1.5% पे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जी ये जी। वो वजह है जो डेवलप्ड कंट्रीज हमारे पड़ोस में और दीगर ममालिक, उनकी कार्बन एमिशन से हो रहा है। तो हमें अपने एक फोरम पे जाके क्लाइमेट से जो मुतासिर हुए हैं उसका जो आईएमएफ से भी हमें लोन की रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि इतने बड़े सैलाब को, जिसको मैंने एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान का कोई करीबन 25 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस सैलाब के अंदर। और अगर सिंध महफूज रहता है तो ये लिमिटेड रहेगा, वरना सिंध पे अगर सैलाब आ गया तो ये नुकसानात और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो राइट। बड़ी प्लानिंग से काम करना होगा। अच्छा शम्स साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट सर्विस के लिए लाइसेंसिंग का इजरा कर दिया गया है और इसका आगाज़ ऑलरेडी हो गया, तो अब इससे कितना फ़ायदा होगा? और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक इससे अलाइन होती हुई दिखाई देंगी, इससे इम्पैक्ट लेंगी। ये बड़ा वेलकमिंग डिसीजन किया गया है, क्योंकि आपको पता है आप दुनिया की इकोनॉमी जो डिजिटल इकोनॉमी हो चुकी है, जो वर्चुअल हो चुकी है, जी। उससे अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। हमें उसका हिस्सा बनना है। और बड़ी ऐसे तरीके से ये फौरी लेट लेकिन दुरुस्त फैसला किया गया है कि अब आपका क्या होगा कि आप देखें
पाकिस्तान को मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो आपके लोग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं अनऑफिशियली, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है। अराउंड 30 बिलियन से ज्यादा का जो है पाकिस्तानी के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है पैसा है। और कुछ फोरम पे जाके, अगर मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद से चारसद्दा कितनी दूर होगा, वहाँ कम से कम 100 लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बिल्कुल। नहीं आ रहा था। स्टेट बैंक ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं, और फिर जो फंडिंग जो ट्रांसफर होंगे, अमाउंट जाएगा, आना जाना, वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त बाइनांस में या दूसरे फॉरम पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वहीं से परचेज करते हैं डॉलर, और फिर आगे बेच के प्रॉफिट अपने पास रखते हैं, जो इकोनॉमी में कहीं से भी नहीं आ रहा। तो $30 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट जब ये रेगुलेट होगा, डेफिनेटली इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव असरात होंगे। राइट। अच्छा, शम्स साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। पाकिस्तान एंड ईरान के हवाले से बात करें तो ट्रेड का जो एक हम कह सकते हैं कि तजारती हदफ लगाया जा रहा है और इसके लिए एक टारगेट सेट किया जा रहा है, वो तकरीबन $10 बिलियन के करीब है। तो आप समझते हैं कि हमारी पहले बार्टर ट्रेड हो रही थी, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा इसको और मैच्योर किया जा रहा है। रीजन में और भी बहुत सारे हमारे लिए और कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो है वो ओपन अप हो रही है। तो इसके हवाले से भी बताइए कि कितना एक ये हम कह सकते हैं टारगेट सेट होना हमारे लिए हेल्पफुल देखिए, होगा। पाकिस्तान के अगर आप देखें कि चाइना और ईरान ये दो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्सपोर्ट अगर इन दो मार्केट में करता है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो। दोनों नियरेस्ट मार्केट है। ईरान के साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 12 डिमांड्स की, बाकायदा प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स की कि हमारा उनके साथ बार्टर ट्रेड हो, और साथ ही उनके साथ सेलेक्टिव एफटीए किया जाए उन आइटम्स का जो पाकिस्तान से स्मगल होके ईरान जा रहे हैं या ईरान से स्मगल होके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो एक राइट। ऑफिशियल ट्रेड में आ जाएगा। और अराउंड ये 10 बिलियन आप कम कह रही हैं, $20 बिलियन का पोटेंशियल मैं देख चुका हूं। क्योंकि मैं इसमें आप देखें कि राइस की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से राइट, राइट। ईरान बॉर्डर चले के जरिए होती शम्स साहब, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि है, लेकिन आपने जो वो तखमीना सोचा डॉक्यूमेंटेड है नहीं है। वो यकीनन जो है वो कंप्लीट हो और हमारी ट्रेड ऐसे ही बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इकोनॉमी और खासकर हम देख रहे हैं बायलैटरल रिलेशन जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ट्रेड एवेन्यूज़, ट्रेड जो हम कह सकते हैं वेंचर्स हैं, वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं खासकर सदर मुमलिकत का पाक चीन जो एक दिफाई पैदावार है, इस ताउन को वसअत देने की जो एक हम कह सकते हैं अज़म है, इसका इजहार किया गया है प्रेसिडेंट साहब की जानिब से। और ख़ासकर हमारे जो रिलेशंस हैं, खासकर पाकिस्तान एंड चाइना बायलैटरल रिलेशन, वो तो हमेशा से ब्रदरली कंट्रीज़ हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। हमारे बिजनेसेस के हवाले से बात करें, B2B या G2G, सिपैक के हवाले से बात करें, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम एक वेल कनेक्टेड जो नेशंस हैं। लेकिन साथ साथ इसको मज़ीद इस रिलेशन को और वसअत दी जाए और बिजनेसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और ज़्यादा हमारी जो एक कंबाइन एफर्ट है या जॉइंट वेंचर्स है पूरी दुनिया के लिए, उसको जो है बनाया जाए। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम चाइना की ही बात करें तो तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद फाइनेंसिंग के हवाले से जॉइंट कमेटी का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये फाइनेंसिंग कितनी हेल्पफुल होगी। और पाकिस्तान में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो रोल ओवर्स हो रहे थे, जो हमारे पहले का डेट था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारे लिए एक सेल्फ सफिशेंसी कितना ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। फाइनेंसिंग की कितनी नीड है, क्या हमारा डिसिप्लिन जो है वो इस बार थोड़ा सा हम कह सकते हैं श्रिंक हुआ, डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया, तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन 1234 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर जो है इसकी डिस्कवरी हुई है। इक़्तिसादी और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत है हमारे मुल्क में। ऑफ कोर्स डिस्कवरीज़ होना, न्यू ऑयल एंड गैस के हवाले से न्यू डिस्कवरीज़ होना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, एक प्राउड मोमेंट है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि एक इम्पोर्ट बैगेज जो है जितना कम हो उतना बेहतर होता है। आज ये भी बात करेंगे। और ऑयल एंड गैस के हवाले से ही आपको बताएंगे कि पोलैंड की पाकिस्तान में
तकरीबन $100 मिलियन की ऑयल एंड गैस की जो एक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर नज़रसानी हो रही है और इसकी में जो तौसी है वो मुतवक्के है। आज ये करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज का होना, वो भी मैं आपसे सेपरेटली क्वेश्चंस करूंगी। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव का लेना, बायलैटरल रिलेशंस का स्ट्रॉन्ग होना और रीजन में हमारी, हम कह सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आ रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी पहले तो थैंक यू सो मच नताशा फॉर हैविंग मी एंड इट्स ऑलवेज प्लेयर कि जब हम हुकूमत की उन पॉलिसीज़ की, उन इक़दामात की बात करते हैं जिनसे हमारी इकनॉमिक स्टैंडिंग इस रीजन में और ग्लोबली भी बेहतर होती चली जा रही है। तो जैसा भी आपने जिक्र किया, हाल ही में हमारे जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए, इसी तरह रिकोडिक की फर्दर डेवलपमेंट हुई, जो अमेरिकन कंपनीज़ का फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान आया, फिर इसी तरह लॉजिस्टिक सेक्टर में कुछ दुबई बेस्ड कंपनीज़ का इंटरेस्ट आया। सो ये वो तमाम चीज़ें जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैंडिंग को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। और इसी तरह के जो बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ऑब्वियसली दे आर आल्सो इट्स टाइम कि उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट अब नीचे आवाम तक भी ट्रांसफ़र हो। अब उसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जब आप देख रहे होते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो नीचे बिज़नेस की सरगर्मियाँ या सर्कुलर इकॉनमीज़ या पैसे का फ़्लो बनता है, अफराद ज़र बढ़ता है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है, तो फिर और बिज़नेस फ्लरिश करते हैं। तो ये उन चंद इक़दामात का तसलसल है जो पिछले हम कुछ अरसे में देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे चला जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे कि पांडा बॉन्ड्स के हवाले से चाइना की अगर हम बात करें, पाक चाइना जो एक हमारा रिलेशन है वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग है, ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, मार्का हक में भी हमने देख लिया और पूरी दुनिया ने देख ली ये बात। अब आपको लगता है जो रिलेशंस हम फाइनेंसिंग के हवाले से कर रहे हैं, और अगेन पांडा बॉन्ड्स के हवाले से भी बात करूंगी, और तीसरा ये कि जो हमारी एक दिफाई पैदावार है यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन है, इसके हवाले से हमारे रिलेशंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मज़ीद इसमें वुसअत होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें आप ज़रा डिटेल बताइए। देखिए, चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप, जो ट्रेड की रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसका तो नंबर ऑफ ओकेजन्स एंड नंबर ऑफ ऐसे इवेंट्स, इनिशिएटिव्स हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आई मीन दे आर ऑल वेरी क्लोज एलाइज, नॉट फ्रॉम नाउ, रादर फ्रॉम वेरी मैनी डेकेड्स अगो। और अब उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें तेज़ी देखी CPEC 2 में। नाउ स्पेसिफिकली आई विल कम टू के पांडा बॉन्ड का जो हुकूमत का चाइना में इन्वेस्ट करने का जो प्लान है, देखिए मैं उसको स्ट्रेटेजिकली यूँ देखता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है आलमी मंडी में, उसको -B से AAA में लाने में इस पांडा बॉन्ड का जो रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें दो हमें पार्शल गारंटर जो हैं वो हमें हुकूमत को मिले हैं क्रेडिट की, जो जिन्होंने पार्शल गारंटी दी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो AIIB का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, चाइना में। तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इसकी 95% पार्शल क्रेडिट गारंटी दी है फॉर लॉन्चिंग दी पांडा बॉन्ड इन चाइना। अब वो चाइना की मार्केट में अभी वो अप्रूवल के मराइल से गुजर रहा है, और मैं उसका पार्ट एंड पार्सल इसलिए रहा कि बीच में हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पांडा बॉन्ड से फाइनेंस हो रहे हैं। उसमें 2 जो हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं और 2 जो हैं एक पावर सेक्टर का है और एक जो है इसमें इरसा का है, वाटर साइड का। अच्छा। तो टेलीमीटर्स का और इस तरह। सो ये टोटल वॉल्यूम हमारा $250 मिलियन है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं आप समझते हैं? जी 4। इनका वॉल्यूम $250 मिलियन है और ये पांडा बॉन्ड चाइना की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। और इसकी सक्सेस इसलिए गारंटेड है कि इसमें हमारे पास इतने बड़े बैंक्स की जब गारंटी आ जाती है तो आपकी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग ऊपर चली जाती है। और उसमें जो भी उनकी डी डिलीजेंस थी, जो उनका मिशन आया पिछले दिनों, हमने उनके साथ बैठ के बड़ा डिटेल डेलिब्रेशंस की, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। और उसमें जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव, उसका नाम जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर है, जिसमें कुछ $76 मिलियन की कमिटमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की फॉर पांडा बॉन्ड, जो डेवलपमेंट साइड से हमें मिलेगा PHDP के अंदर। तो इट मींस कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं हेल्थ सेक्टर में। एग्जैक्टली और बड़ा पॉजिटिव है फॉर द कंट्री।
कंट्री के लिए इसलिए पॉजिटिव है और कि आम आवाम को इसका इम्पैक्ट होगा यस देखें, डेवलपमेंट के अंदर जब सस्टेनेबल या ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं और वो आलमी सतह पे किए जाते हैं और फिर उसके अंदर क्रेडिट गारंटी जो है वो इतने बड़े बड़े बैंक्स दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सक्सेस लाइकलीहुड मोर देन 95% होता है कि भाई ये लॉन्च दे आर बाउंड टू कंप्लीट, दे आर बाउंड टू सक्सेसफुल। इसकी वजह से जो आइंदा आने की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं जब आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है, और वो भी आप चाइना में बीजिंग के साथ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स अगर काइंड ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझ रहे हैं जो हमारा ये अभी रेटिंग आई है, तो अगर ये कंप्लीट होने को ही होंगे जब भी हमारी जो रेटिंग है वो अपग्रेड हो सकती है, आप समझ सकते हैं। नहीं, वो तो देखें इनकी तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अच्छा। तो इस साथ ही साथ आपकी क्रेडिट कब रेटिंग तक ये आप समझते हैं होगा? पांडा बॉन्ड मेरे ख्याल दिसंबर में हुकूमत लॉन्च करेगी चाइना में। अच्छा। और उसके बाद इसकी कंप्लीशन पीरियड 36 माह होता है। अच्छा। 36 माह में हुकूमत ने उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना होता है। उसके बाद जो है उसकी फर्दर रिपोर्टिंग जो है वो रेगुलर बेस पे होती है। तो उस पे तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, और इसका बेनिफिट मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है साल के अंदर अंदर अगर ये सक्सेसफुल हमारा रिजल्ट रहा तो हम और भी बॉन्ड्स डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के, ग्रीन के मुख्तलिफ और जगहों पे भी लॉन्च कर दें। जी। वाओ। अच्छा, जासिम साहब ये भी बताइए कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के डिस्कवरीज हो रही हैं। एक ये हमारी एक हम कह सकते हैं ना कि सेल्फ सफिशिएंट है, हम खुद मुख्तार कौम भी बन रहे हैं, हमारी अपनी बहुत ही कंजम्पशन है डेली बेसिस के ऑयल की, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत बड़ा है, तो और ख़ासकर तमाम ये ऑयल के हवाले से ही होता है। क्या कहेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये तकरीबन हम कह सकते हैं 1234 मिलियन बैरल का तेल और गैस के ज़खायर का मिलना? देखिए, जो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी या हमारी खुद मुख्तारी पावर सेक्टर के हवाले से या एनर्जी सेक्टर के हवाले से वो बहुत ही क्रिटिकल है। ये डिस्कवरी भी उसी का पार्ट है जो हुकूमत की तरजीहात या पॉलिसीज़ में शामिल है कि हम अपने जो ऑफ शोर एंड ऑन शोर के जो ज़खायर हैं उनको डिस्कवर भी करें और उनकी प्रोडक्शन के ऊपर भी उन्हें लेके आएँ। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमने लानी है इस मुल्क में, उसके लिए एनर्जी का चीप होना वेरी क्रिटिकल है। बिल्कुल। और उस एनर्जी का चीप होना और उसकी कंटिन्यूस सप्लाई होना और हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे कम से कम इन्हिसार होना एक हमारी खुद मुख्तारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं इसको पॉजिटिवली यूँ देख रहा हूँ कि अगर आपकी ये आई थिंक 250 मिलियन डॉलर्स कितना आप बता रही थी, वो अगर हम उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं अगले 2 से 3 सालों में या 4 सालों में, तो ये आइंदा आने के लिए, आइंदा नस्लों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देगा आपको एक एनर्जी की चीप सप्लाई का, जिसके फिर आप आम आवाम तक बिजली के बिलों को भी चीप कर पाएंगे कि एनर्जी की। अच्छा जासिम साहब, एक और चीज़ ये कि हम पोलैंड के हवाले से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन $100 मिलियन के जो है वो तकरीबन तेल और गैस की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतवक्के है कि पोलैंड से आएगी। दूसरी तरफ हमारे पास इतनी ज़बरदस्त कंपनीज है, OGDCL, PPL, गवर्नमेंट एंटाइटीज़ हैं। अच्छा, हम जब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं, हमें पता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी या हमें जो है वो एक दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प से हम जो है ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी करते हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि पूरी हो जाएगी? यानी कि तो $100 मिलियन की बता रहे हैं, तो कितनी मेनली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है? और नंबर 2, हमारे पास एक अपने इतने वसाइल क्यों नहीं है कि हम खुद ही ये निकाल लें? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अभी जब आप IMF के प्रोग्राम्स के अंदर चल रहे होते हैं तो आपकी सर्टन लाइबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज़ की लिमिटेशंस होती हैं और नंबर ऑफ आपकी आपने उसकी पे बैक पीरियड भी डिफाइन करना होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ डेवलपमेंट इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी नो डाउट के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उस स्टेज पे आना कि आप जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि आप अपनी डिस्कवरीज प्रोडक्शन लोकली बेस्ड कंपनीज के साथ करना शुरू हो जाएं, दिस में टेक टाइम, लेकिन उसके अंदर इक़दामात क्या ज़रूरी होते हैं, वो होता है आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपकी P3A का क़याम, आपका SIFC का पॉलिसीज़ को इनेबलिंग बनाना, जिसकी वजह से फ़िनलैंड जैसी कंपनीज जो उसके अंदर फ़िनलैंड गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रही है। इसी तरह आरामको जिस तरह आई है, पाकिस्तान की अपनी भी स्टेट ओन्ड कंपनीज जो हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस उनकी कैपेसिटी इन्हांस की जा रही है। रीजन के स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स भी बढ़ गए हैं हमारी अपनी कंपनी। एग्जैक्टली। तो ये एक लंबी जर्नी है, लेकिन इसके रिजल्ट डेफिनेटली हम देखेंगे आना। और वैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर
فل 100% انویسٹمنٹ نہیں لگاتے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں, ہم بھی آ جائیں, سب ایک پراپر چھوٹا چھوٹا جو ایک انویسٹمنٹ کے میگا چنک پروجیکٹس ہیں, اس میں ایک حکومت کے لیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ود کرنٹ آپ کی سچویشن کے حساب سے مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ کی صورتحال بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس سے کافی متاثر بھی ہوئے ہیں لوگ, ان کے نقصانات کے لیے بھی ایک بیئر کیا گیا. کل بھی پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو تھا کہ بجلی کے بل کے حوالے سے یہ متاثرہ علاقوں میں وہ معاف کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو بہت ساری اکانومک ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا پینڈا بانڈس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ انیشیٹوز کے حوالے سے. اکانومی کی ٹریگرز کتنا دیکھ رہے ہیں آپ, کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹریگر دکھائی دے رہی ہیں؟ جیسے ہم گلوبلی دیکھتے ہیں تو ابھی بھی گولڈ کے پرائسز ہائر سائڈ پہ جا رہے ہیں. کیا چیز ہے جو پاکستان ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کر لینا چاہیے فوراً؟ دیکھیں, آئی مین اس طرح کے ٹریگرز کو ڈیفائن کرنا ان ٹرم آف کہ جو یہ اس طرح کی اکنامک سٹیبلٹی ہے, اس کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی سٹیبلٹی اور کیا گراؤنڈ ریالٹی میں مائکرو انڈیکیٹرز کی سٹیبلٹی کتنا میٹر کرتی ہے, یہ ایک بڑی کمپلیکس ایکویژن ہوتی ہے اور اس کو ایک آدھ جملے میں بتا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم یوں دیکھتے ہیں کہ آپ کے افراد زر اور لوگوں کی بائنگ پاور اور ان کا سیٹسفیکشن لیول اور کماڈیٹیز کی پرائسنگ, سب سے بیسک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پالیسیز جب بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اکنامک ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹ بینیفیشری تو پبلک ہے نا. تو جو پبلک کو بینیفٹ اس کا ٹرکل ڈاؤن جب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں آلریڈی لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے. فلڈ انفارچونیٹلی آیا, ہمیں ڈیولپمنٹ کا کافی لاس ہوا اور اس میں جتنی کاربن فٹ پرنٹ پاکستان کا ہے وہ 1% ہے گلوبل فٹ پرنٹ 1% سے بھی کم ہے. بالکل. تو جو اتنا سارا کاربن فٹ پرنٹ ہے دنیا کا, جو کاربن فاسل فیول جل رہا ہے, تو جو لائبلٹیز ہے, جو رسپانسبلٹیز یہ ڈیولپڈ نیشنز کی ہیں ٹو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دس کنٹری, تاکہ وہ ان تمام ٹریگرز کو جو اکنامک سٹیبلٹی کے ہیں وہ کنٹری میں اس کو ڈاؤن لیول پہ بھی لے جانے میں ہماری مدد کریں. تو وہ اتنا ہم نے نہیں دیکھا سو فار جتنا کہ ہم سفر کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کوشچن ہے اور یہ ریز ہونا چاہیے انٹرنیشنلی. دیکھیں, ہم تو سفر کر رہے ہیں اس کاربن پولوشن کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ ڈیولپنگ نیشنز کا تو کام ہے کہ they should come forward. ذکر بھی ہوئے تھے COP 28, COP 29. COP 29 جو پیرس میں ہوئی تھی, اس میں اس کا باقاعدہ ہم نے اس میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ ریز کیا کہ جی وی نیڈ مور اسسٹنس ٹو ہیلپ ان ڈیولپنگ دوز ایریاز جو آلریڈی فلڈ سے متاثر ہیں. ڈیولپمنٹ کا کتنے اربوں کا ہمارا لاس ہوا, جانور کے گئے, روڈیں, برج, کتنا سارا لاس ہوا ہے. چلیں جی, گفتگو جاری ہے بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاسم, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز, اور آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن لیے. ہم دیکھ رہے ہیں تمام اکانومک ٹرمز یا گورنمنٹ کے انیشیٹوز کے حوالے سے ٹائملی ڈیسیجنز کا لینا, ساتھ ساتھ انٹیکٹ رہنا, اکانومک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا کنڈیسو انوائرمنٹ ملک کے اندر فراہم کرنا, اور خاص کر بزنسز کے لیے ایک کنڈیسو انوائرمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام بزنسز فلرش کریں, پاکستان میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.